एसिड अटैक से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। जब मुझ पे मेरे फेस पे एसिड गिरा तो लगा कि किसी ने गर्म पानी डाला है मेरे फेस पे। एक ही सेकंड हो गया, मेरे आंखों से दिखना बंद हो गया, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मतलब आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी उनके साथ? जी, जब मैं अपने ऑफिस जाती थी ये कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो करता था हर किसी जगह। कभी भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी हरकत करेगा ये। और जब मैं नज़दीक से मिरर के सामने गई तो मेरे हाथ कांप गए, पैरों से ज़मीन खिसल गई कि क्या ये मैं हूँ। तो 5 बजे जब मैं चल रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है मुझे कोई स्टॉक कर रहा है। और मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपने देख लिया कि वो वही शख्स था जिसके साथ आपकी शादी होने वाली थी? जब मैं चेन्नई के हॉस्पिटल में थी वहाँ पे मुझसे उमर अब्दुल्ला साहब आए थे। मुझे नहीं लगता खाली मुझ पे फेंका, उसने मेरी पूरी फैमिली पे एसिड फेंका। जो सज़ा उसे दी गई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी है? 30 रुपए का एसिड एक इंसान को पूरी लाइफ बर्बाद करता है। जब मेरे सामने ये चैलेंज आया कि मुझे खुद को देखना था, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड फाइनली मैंने खुद के साथ वो एसिड अटैक। हमारे देश में हर साल एसिड अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एसिड बेचना इलीगल है, उसके बावजूद ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में द रेट ऑफ एसिड अटैक्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला पॉडकास्ट है, बिकॉज आज जो हम स्टोरी जानने वाले हैं, आज हम स्टोरी जानने वाले हैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर की, जिनका नाम है अनीसा निसार। शी इज़ फ्रॉम कश्मीर, शी इज़ फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर, एंड आज वो हमारे साथ स्टोरी शेयर करने वाली हैं कि किस तरीके से ये हादसा उनके साथ हुआ। एंड इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हंड्रेड्स ऑफ एसिड अटैक्स दे हैपन ईच एंड एवरी ईयर, एंड मोस्ट ऑफ देम दे हैपन विद वुमेन ओनली। दिस ब्रिंग्स द जेंडर बेस्ड वायलेंस एलिमेंट इनटू दिस क्राइम। इसी के बारे में आज हम और डिस्कस करने वाले हैं, आज हम उनकी स्टोरी जानने वाले हैं। तो make sure you watch this episode till the end and we'll start the podcast now. वेलकम टू आवर चैनल अनीसा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप बताना चाहेंगे कहाँ से हैं आप, किधर रहते हैं, आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं अनीसा निसार, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। जी। जी। कश्मीर में किधर आपका घर है? कश्मीर में मैं ईदगाह में रहती हूँ। तो और बताएं अपने घर के बारे में। जी, मेरे घर में मेरी मम्मा, पापा और मेरी हम 3 बहनें हैं, एक की शादी हो गई, अब हम 2 बहनें हैं। एक स्टडी करती है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और मैं हूँ। राइट। जी, और पापा वो टेलर है, मामा हाउस मेकर है। जी। जी। अनीसा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो, एसिड अटैक सर्वाइवर हैं आप, कब आपके साथ ये हुआ, कब ये इंसिडेंट हुआ? जी, मेरे साथ ये इंसिडेंट 2022 में हो गया, 1 फ़ेब को हो गया। जी। जी। तो अब फाइनली अभी फ़िलहाल कैसी है आपकी लाइफ़, अगर मैं पूछूँ? पहले से ऑफ़ कोर्स जब ये चीज़ हुई होगी तब बहुत ही मुश्किल हुई होगी आपको भी, आपके घर वालों को भी। जी। जी, तो आप बताना चाहेंगे थोड़ा इसके बारे में कि फ़िलहाल अभी किस तरीके से आपकी ज़िंदगी चल रही है? फ़िलहाल तो मैं ऐसा बताऊँगी कि जो एसिड अटैक से पहले मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी थी। तो अभी की लाइफ़ जो है वो एक हिसाब से हेल्पलेस कि सर्जरीज़ वो सब, जैसे पहले लाइफ़ थी वो बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जहाँ भी अच्छा लगता था वहाँ चली जाती थी। तो अभी जो मेरी लाइफ़ एसिड अटैक के बाद वो एक बिल्कुल हेल्पलेस हो गई है, क्योंकि मैं अगर कहीं जाती भी हूँ तो मुझे अपनी फैमिली में किसी एक की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके मैं कहीं पे चली जाती हूँ। बिल्कुल वो बहुत हेल्पलेस बन गई है मेरी लाइफ़। अनीसा जी, स्टार्ट करने से पहले आगे मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा आपकी पहले वाली लाइफ के बारे में, योर लाइफ इन कश्मीर। कैसे आपकी, क्या आपकी ज़िंदगी थी? आप वर्क करते थे? कैसे सब आपका रहन-सहन किस तरीके से था? जी, मैं आपको बताऊँगी एसिड अटैक से पहले मेरी लाइफ़ बहुत ही खूबसूरत थी।
मतलब मैं ऐसे बताऊँगी कि मैं कभी ऐसे चुपचाप बैठती नहीं थी, मैं बहुत हँसती रहती थी। इवन अपनी फैमिली को भी अगर घर में कोई सैड होता था कभी तो मैं कुछ भी करके उनको हँसाती थी। तो बहुत अच्छी लाइफ़ थी मैं मतलब मेरी। और घूमना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब चीज़ें होती रहती थी मेरी लाइफ़ में। जी, हॉबीज़ के बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, मुझे सिंगिंग का भी शौक था और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, वो मेरी सबसे बड़ी अच्छी हॉबी थी। जी। जी, तो अब हम आएँगे उस दिन के ऊपर, जिस दिन आपके साथ ये हुआ। जी। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि जिस टाइम पे जब एसिड आपके फेस को टच करता है, तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि अगर 10 मिनट के अंदर-अंदर कुछ एक्शन लिया जाए, तो वो किसी हद तक थोड़ा इंस उसको बेहतर किया जा सकता है। बट कैसा मतलब क्या रिएक्शन था आपका और क्या हुआ था? मतलब किस तरीके से रहा ये? जी, जब मुझ पे एसिड फेंका गया तो मैं बता नहीं सकती मैं तब कैसा फ़ील कर रही थी। इवन पहले मुझे नहीं लगा था कि मुझ पे, क्योंकि देखा नहीं था कभी एसिड, और मुझे नहीं लगा था कि मुझ पे एसिड मतलब फेंका गया है। जब मतलब मुझ पे मेरे फ़ेस पे एसिड गिरा तो मतलब लगा कि अब किसी ने गरम पानी डाला है मेरे फ़ेस पे, और मैं बोल रही हूँ ऐसा क्या हो गया मेरे फ़ेस पे, मतलब ऐसी जलन हो रही है। और जब मैं देख रही हूँ तो 2 सेकंड पहले तो मैं देख रही थी, उसके बाद जब मैं देख रही हूँ मतलब मैं कुछ नहीं देख पा रही थी। मतलब ये भी नहीं पता था कि मुझ पे एसिड फेंका गया है। अच्छा, जी। तो जैसे ही आपके ऊपर ये किया गया, उसके एकदम ही बाद मतलब आपको फ़ील होना चालू हो गया विदिन मिनट्स या किस तरीके से ये रिएक्ट किया? विदिन सेकंड मुझे नहीं लगता मिनट्स में भी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मैं 1 सेकंड पहले देख रही थी। मतलब 1 ही सेकंड हो गया मेरे आँखों से दिखना बंद हो गया, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और फ़ेस पे इतनी जलन हो रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जी। जी। अनीसा जी, अब हम हमारे व्यूअर्स को स्टोरी बताना चाहेंगे आपकी, हम शेयर करना चाहेंगे। तो किस तरीके से हुआ ये? क्या रीज़न था इसके पीछे, जो एसिड अटैक हुआ आपके ऊपर? जी, एक्चुअली जिसने मुझ पे एसिड अटैक किया वो मेरा एक्स फियांसी था। कैचमेंट हो गई थी उसके साथ। तो रीज़न ये रहा, मतलब वो मुझ पे हैरेसमेंट हो रही थी, मुझे उनके साइड से टॉर्चर होती थी मैं, और लास्ट में जब मतलब मैंने रिश्ता ख़त्म किया तो वो इस बात पे, क्योंकि वो डिमांड्स करने लगा। लाइक उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो वो मुझसे पैसे माँग रहा था, मुझे आपसे 10,000 चाहिए थे। जबकि मैंने उसे बोला कि मैं एक लड़की हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊँगी? तो उस बात पे उसने वो बात इग्नोर कर दी। उसके कुछ ही टाइम के बाद उसने मुझसे फिर से डिमांड करने लगे कि मुझे आपसे 45,000 चाहिए, जो कि मुझे ज़रूरत है। अच्छा, उसके हाँ, तो मतलब आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी उनके साथ? जी। ओह! अच्छा, हाँ, आगे बताइए आप, हाँ, कंटिन्यू तो करिए। उसके बाद वो मुझसे फिर से डिमांड्स करने लगा कि मुझे 45,000 की ज़रूरत चाहिए। मैंने उसको बोला कि एक बार जब आपने 10,000 मुझसे माँगे तब मैंने बोला कि मैं कहाँ से लाऊँ, और आज आप फिर से मुझे डिमांड कर रहे हो कि मुझे 45,000 चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, कि ऐसे डिमांड्स हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई लड़की ऐसा करेगी जो मैंने किया, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसका ऐसा पार्टनर हो जो लालची हो, जो डिमांड करते हो। तो मैंने भी बस वैसा ही किया, मैंने अपनी फैमिली से बात की, मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसे डिमांड्स हो रहे हैं, शायद मैं इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो बस उसके बाद हमने सारा कट ऑफ किया, सब कुछ जो भी था सारा वापस कर दिया। उसके कुछ टाइम के बाद जब मैं अपने ऑफ़िस जाती थी, ये कंटिन्यूअसली मुझे फ़ॉलो करता था हर किसी जगह। इवन उसके बाद मेरे फ़ोटोज़, नॉर्मल फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड करता था। तो हमने कंप्लेंट कर दी, नौहटा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी इसके अच्छा, रिगार्डिंग। जी। आपका लोकल पुलिस हाँ थाना जी, जो है। नौहटा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी थी। उसके कुछ टाइम के बाद ये मुझे फिर से सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेज करता था, एंड इसने मुझे लास्ट टाइम भी थ्रेट किया था कि अगर आपने मेरे साथ नहीं किया तो मैं कुछ भी करूँगा, मैं आपको किसी के साथ नहीं करने दूँगा। तो मैंने उस चीज़ को लाइटली लिया था, मैंने बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके कुछ ही टाइम के बाद इसने ऐसी हरकत की, मुझ पे एसिड अटैक किया। आप सोच सकती थी कि मतलब ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी?
क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि कोई इंसान इस लेवल तक चला जाएगा? कभी भी नहीं सोचा था। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी हरकत करेगा ये मुझ पे ऐसे, और वो भी एसिड अटैक। ये कोई मामूली बात नहीं है, इससे इंसान की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। अनीसा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे एसिड बेचना इलीगल है जी, हमारी कंट्री के अंदर, है ना? जी। तो किस तरीके से, अगर आपको पता हो कि किस तरीके से उसने ये प्लानिंग करी और एसिड लेके किस तरीके से उसने ये सारा प्लान जी, आउट किया? जैसे सुनने में आया कि वो किसी मैकेनिक के शॉप पे गया था एंड उसने उसको बोला था कि मुझे एसिड चाहिए, मुझे टैटू रिमूव करना है। तो अच्छा, हाँ, तो उन्होंने उनको एसिड दिया था। जी। जी, तो देखा जाए तो कानून पीछे कुछ ही टाइम से एसिड अटैक के जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके लिए सख्त किया गया है थोड़ा। जी। जी, तो मतलब इसके बारे में क्या अभी क्या वर्डिक्ट आया है कोर्ट से? आपने केस लड़ा, बिल्कुल। उसके बाद आपने कंप्लेंट करी, केस लड़ा। जी। क्या वर्डिक्ट आया? और उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस मैकेनिक ने ये एसिड बेचा, क्या उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया गया? बिल्कुल, ऑलमोस्ट 2 साल तक वो जेल में रहे, लेकिन जब मेरी जजमेंट आई उसके बाद उनको बोला गया कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने बोला था मुझे टैटू रिमूव करना है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद जब मेरी वर्डिक्ट आई तो उसमें उनको लाइफ इम्प्रिज़नमेंट हुई, उम्र कैद की सज़ा हो गई। जो जिन्होंने एसिड फेंका था आपके जी, ऊपर। जी, उनको लाइफ इम्प्रिज़नमेंट हुई। अच्छा, जी, एंड साथ ही साथ उसके मतलब ऑब्वियसली उनको पेनल्टी भी लगी होगी, बिल्कुल। तो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे और? जी, तो जैसे जज साहब ने उनको पेनल्टी रखी 40 लाख की, तो वो अभी उन्होंने दिया नहीं। तो जैसे कि हाँ, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो गई तो वो बोल रहे हैं कि इनके नाम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, जी, तो मतलब जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे आगे, जी, जो भी रहा अभी तक जी। आपका, वो सब आपने खुद बेयर किया? बिल्कुल, मेरे पापा ने, मतलब और लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प की, बहुत अच्छा, ज़्यादा हेल्प की उन्होंने मेरी। अनीसा, आप और बताना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ा और बताएँगे जी, कि किस तरीके से, मतलब आफ्टर अटैक किस तरीके से आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रहे और किस तरीके से आपकी ट्रीटमेंट चली और लोगों ने कैसे हेल्प करी? जी। आपकी फैमिली का उसके अंदर कितना ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा? आप सब इसके बारे में थोड़ा ब और बताना चाहेंगे? जी, तो मैं आपको बताऊँगी, जो मेरी सर्जरीज़ हो गई, अभी तक 28 सर्जरीज़ हो गई। तो जो उनमें कॉस्ट आता था वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का कॉस्ट आता था। तो पर उस सर्जरी? जी, 35,000 टू 1.5 लाख ये सर्जरी होती थी मेरी। तो अभी तक 28 सर्जरीज़ हो गई। अभी भी लंबा सफ़र है मेरा। तो उसमें मेरे पापा ने, मतलब जो भी था, जो भी सेविंग थी वो सब मुझ पे इन्वेस्ट किया। और रही बात, लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प की, जिनसे जितना हो सका उन्होंने मेरी हेल्प की। तो अनीसा, मैं आपसे और पूछना चाहूँगा इसके बारे में। जी, जब स्पेशली जो इनिशियल टाइम था आफ्टर द अटैक, जी, एक एसिड अटैक सर्वाइवर को बहुत चीज़ों से जूझना पड़ता है। स्पेशली पहले तो, सबसे पहले तो फिज़िकल पेन जो होता है वो होता है। जी, उसके बाद आता है मेंटली कितना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होते हो, कितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, मेंटली कितने ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? जी। इन 3 सालों में, 2022 में मुझ पे एसिड अटैक हो गया, तो इन 3 सालों में मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज आए। जैसे कि मैं जब 2 महीने 10 दिन हॉस्पिटल में रही, उसके बाद जब मैं घर आई, पहले तो मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ सर्जरीज़ होती थी, कुछ पता नहीं होती थी। एंड उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं, मतलब पहले तो मेरी अलग ही लाइफ़ थी, और उसके बाद बहुत चैलेंज आए मेरे सामने। मतलब पहले जो भी मैं काम खुद से कर लेती थी, और जब मेरे साथ एसिड अटैक हो गया तो उसके बाद वो मैं बहुत हेल्पलेस होती थी कि मतलब मैं कुछ जैसे मैं पहले थी वैसे ही फिर से वो सब चीज़ें करूं। तो बहुत चैलेंज आई, और सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने था वो, मतलब मुझे खुद को फेस करना था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2 साल तक खुद को नहीं देखा था। और जब मेरे सामने ये चैलेंज आया कि मुझे खुद को देखना था, मतलब वो सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड फाइनली मैंने खुद के साथ वो
तो जब मुझे खुद को देखना था वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। जब मैं मिरर के सामने गई तो मैंने मैं जब खुद को देख रही हूँ, मैं पीछे देख रही हूँ कि क्या ये मैं ही हूँ? और जब मैं नज़दीक से मिरर के सामने गई तो मेरे हाथ काँप गए, पैरों से ज़मीन खिसल गई कि क्या ये मैं हूँ? लेकिन उस चीज़ को भी मैंने फिर एक्सेप्ट किया कि नहीं, अब जो है बस यही है और इंशाल्लाह इसी चेहरे के साथ मैं आगे जाऊँगी। और मुझे आज बहुत प्राउड है अपने आप पे कि मैंने ऐसे चीज़ को झेला जो मैंने कभी सोचा नहीं था, इतनी पेन झेली मैंने जो कभी सोची ही नहीं थी मैंने। जी, बिल्कुल, आई थिंक आप ही को नहीं, पूरी कंट्री को आपके ऊपर बहुत ही गर्व होगा, बहुत प्राउड होंगे, जिस तरीके से आपने आपने सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी और उसके बाद आप आगे बढ़े। अनीसा जी, मैं और थोड़ा-सा और ये पूछना चाहूँगा, जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि जिस दिन आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो उस दिन के बारे में थोड़ा आप सिनेरियो बताना चाहेंगे कि आप काम से आ रहे थे कि क्या, मतलब किस जी। तरीके से हुआ? मतलब आप घर से निकले तब हुआ, आप काम से आ रहे थे, कैसे रहा सब कुछ? जी, तो मैं अपने ऑफ़िस जाती थी, तो मैं जब सुबह निकली तो मेरी दी वो शी वाज़ प्रेग्नेंट, तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन दी ने सुबह बोला था, "आज आप मत चले जाओ, आज आप इधर ही बैठो मेरे साथ, आप आज आपको डॉक्टर के पास मतलब मेरे साथ आना है।" तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, आज मैं नहीं आ सकती, आप 2-3 दिन रुको, उसके बाद मैं आपके साथ आऊँगी। एंड जब मैं सुबह ऑफ़िस के लिए चली गई तो मैं ऑफ़िस से निकली 5 बजे तो 5 बजे जब मैं चल रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे कोई स्टॉक कर रहा है। मैं चल मतलब स्कूटी जिस पे 2 लड़के थे, मतलब वो रुक रही है और चल रही है। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मुझे कोई स्टॉक कर रहा है। मैं बहुत घबरा गई एंड मैंने मम्मा को फ़ोन किया। मैंने उनको बोला कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मम्मा ने बोला, "आप फ़ोन ऑन रखो, आप चलो, मैं तब तक नमाज़ भी पढ़ूँगी।" तो अच्छा। जब मैं घर के नज़दीक पहुँची, इन्होंने ये मेरे मतलब आगे से आए और मैं जब साइड पे हो गई, क्योंकि विंटर्स का टाइम था, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं साइड पे हो गई, तो इतने में इसने क्या, ये मेरे सामने आया और इसने हॉर्न किया, उसके बाद इसने मुझ पे एसिड फेंका। अच्छा, जी। तो आपने मैनेज कर लिया चेहरा देखना उसका, आपने देख लिया कि वो वही शख़्स था जिसके साथ आपकी शादी होने वाली थी? जी, बिल्कुल। मैंने उनको सीधे देखा कि हाँ, ये वही थे। अच्छा। जी। जी, बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली चीज़ है, और कभी-कभार यकीन नहीं होता कि हमारे समाज में इस तरीके के लोग हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। जी। जी, बिल्कुल अनीसा जी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके बाद गवर्नमेंट का क्या रोल रहा? इसके मतलब ऑफ़ कोर्स जो जितना मैंने आपकी प्रोफ़ाइल भी देखी है जी। कि आपको काफ़ी एक्नॉलेज भी करा गया है। जी। तो बट क्या रोल रहा गवर्नमेंट का आफ्टर द एसिड अटैक? तो जैसे मैं जब एसिड अटैक हो गया, उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे डीसी साहब आए थे और उन्होंने इन अबू के हाथ में 1 लाख दिया था। एंड उसके बाद जो मेरी हेल्प की अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, उन्होंने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। और उसके बाद जब मैं चेन्नई के हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे मुझसे उमर अब्दुल्ला साहब आए थे, वो भी वहाँ पे मुझसे मिलने आए। अच्छा, मतलब जी। सीएम आए थे जी। आपसे मिलने। जी। जी, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी हेल्प किसी ने करी गवर्नमेंट में से? आपने बताया डीसी साहब ने वो लाख रुपए आपको दिए, जी। बट देखा जाए तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती बहुत है ही ना? ज़्यादा। और आपने बताया एक-एक ऑपरेशन के बहुत पैसे लगते हैं, डेढ़ डेढ़ बिल्कुल। लाख रुपए, 2-2 जी। लाख रुपए लग जाते हैं। जी। तो उसके अलावा आपकी किसी ने हेल्प करी मॉनेटरी इन गवर्नमेंट, मैं पूछना चाहूँगा? मैं वही बता रही हूँ, इससे पहले भी मैंने बोला कि लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। जी, लोगों से मुझे बहुत हेल्प मिली और अल्ताफ़ बुखारी साहब, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। और जी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब आए थे हॉस्पिटल, हुँ, मतलब हुँ। उनसे भी हेल्प मिली। जी। मतलब बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की। तो अभी मैं वही बता रही हूँ कि ये जो मेरा ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली जाता है। हुँ, अभी हुँ। नहीं पता आगे जाके कितना होगा। खाली अभी मेरी राइट आई का हो गया, जिसमें मतलब अभी मुझे 28 सर्जरी, और जो मेरी राइट आई है, सॉरी लेफ्ट आई है, वो अभी बंद ही है। राइट आई का अच्छा, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। जी। जी।
तो आप और बताना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? तो जैसे ही आपके ऊपर ये अटैक हुआ उसके बाद आपको कुछ भी मतलब सब नज़र आना आपको बंद हो गया था। जी, बिल्कुल। तो अब किस हद तक ये बेहतर है? अभी आपको किस तरह से नज़र आता है? जी, अभी जैसे मैं मतलब उतना भी नहीं बोलूँगी कि मैं हाँ, सारा कुछ देख लेती हूँ, हुँ, हुँ। थोड़ा-थोड़ा सा मैं देख पाती हूँ अभी, खाली वो भी एक आँख से, और एक आँख से मुझे पूरी दुनिया देखनी है। उसमें भी अभी इतना विज़न नहीं है कि मैं बोलूँगी कि हाँ, मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। जी। जी, तो ये जो ट्रीटमेंट है, जी। ये स्पेसिफ़िकली चेन्नई में ही क्यों मतलब की जा रही है? मतलब चेन्नई में क्या इसकी स्पेशलाइज़ेशन है, आप जी, बताएँगे? जैसे कि मैं पहले कश्मीर के एक हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे 6 दिन रही मैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप बाहर चले जाओ, और हम चेन्नई चले गए क्योंकि सबसे मैंने सुना जो भी एसिड सर्वाइवर्स हैं, वो वहीं पे अपना इलाज कराते हैं। तो मुझे भी हर किसी ने बोला कि नहीं, आप वहीं पे चले जाओ, वो बेस्ट हॉस्पिटल है, और मुझे लगता भी है कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है वो। तो आपको अब अपनी सेहत में और अ, सब चीज़ों में आपको सुधार लगता है हुँ। पहले से काफ़ी? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो मतलब कुछ भी नहीं दिखता था ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता अभी तक 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा-थोड़ा देख पाती हूँ मैं। जी, और अभी कितनी सर्जरीज़ आपकी बाकी हैं? वो नहीं पता अभी कितनी सर्जरीज़ आई, अभी तक 28 हो गई मेरी सर्जरीज़। अभी फेस की भी सर्जरी होनी है और आइज़ की भी सर्जरीज़ होनी है, लेकिन वो नहीं पता वो कितनी होगी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूँ डॉक्टर्स से अगर आपकी बात होती हो या आपके किसी फैमिली मेंबर की बात होती हो, तो किस तरीके से डॉक्टर्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ, हम इस हद तक काफ़ी कुछ हम रिकवर कर सकते हैं या हम ट्रीट कर सकते हैं? तो जी, क्या कहते हैं डॉक्टर्स इस जी। कंडीशन के बारे में? जी, जैसे कि मुझे 3-3 महीने के बाद चेकअप के लिए जाना होता है, तो डॉक्टर्स मतलब चेकअप कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक क्या विज़न है। तो अभी जैसे डॉक्टर्स मुझे मतलब ऐसे मोटिवेट करते हैं कि जैसे अभी फिर से मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो वो भी देखते हैं कि आगे कितनी रिकवरी हुई है, क्या आगे करना है, वो भी मुझे बोलते हैं कि नहीं, आगे-आगे तो ठीक होगा। हाँ, वो ये तो नहीं बता रहे कि हाँ, जैसे आप पहले देखते थे वैसे, लेकिन इतना बताते कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। अच्छा, जी, इतना डॉक्टर्स ने आपको कह दिया है कि जी, आप डिपेंड नहीं रहोगे डिपेंड किसी नहीं पे। रहोगे किसी पे। जी, फिर काफ़ी अच्छी बात है ये जी, अनीसा जी देखा जाए, जी, है ना? जी, एंड हम यही आशा करते हैं, हम यही होप करते हैं कि आप बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर करें, इंशाल्लाह। है ना? जी, तो अब मैं अनीसा जी एक आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले जो इफ़ेक्ट आता है अगर इस तरीके का अगर आपके साथ कोई करता है, ऐसी मुश्किल आपके ऊपर आती है, आपकी लाइफ़ में आती है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट साथ ही साथ होता है आपकी फैमिली के ऊपर। जी, आपकी फैमिली सबसे पहले ये चीज़ को सफ़र करती है और देखती है आपके साथ। जी। तो आप बताना चाहेंगे कि आपकी फैमिली का क्या रोल रहा अभी तक? मुझे लगता है मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने सफ़र किया, क्योंकि एसिड उसने मुझे नहीं लगता खाली मुझ पे फेंका, उसने मेरी पूरी फैमिली पे एसिड फेंका। क्योंकि मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे फैमिली ने देखा। हाँ, मैं जब हॉस्पिटल में होती थी, मुझे सर्जरीज़ करते थे और मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होती थी, आँखें बंद होती थी स्टिचेस करके। लेकिन जो मेरी फैमिली ने देखा, जो मेरे पापा ने देखा, मतलब वो तो उन्हीं को पता है और अल्लाह ताला को पता है उन्होंने कितना सफ़र किया। अभी भी वो कितना सफ़र कर रहे हो, आगे जाके भी बहुत सफ़र करना है उनको। जैसे कि हमने पहले भी कई बार ये चीज़ मेंशन करी है कि जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती जी। है एंड ऑफ़ कोर्स मतलब बताना चाहेंगे आपके फ़ादर ने बिना बिना चीज़ दिखाए फ़ेस पे आपके लिए बिल्कुल बहुत कुछ किया होगा। बिल्कुल। आप उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे जी, कि मैं कैसे आपके फ़ादर ने सब कुछ आपके पेरेंट्स ने सब कुछ मैनेज किया इस ट्रीटमेंट को अफ़ोर्ड करने के लिए? जी, तो मैं वही यही बताऊँगी कि मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे पापा वो टेलर है, मतलब हम 3 बहनें हैं, भाई भी नहीं है कोई जो बोलेगा कि नहीं चलो हेल्प करेगा तो हो सकता है। लेकिन मेरे पापा दिन-रात मेहनत करते थे मेरे लिए ताकि मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। मतलब बहुत सफ़र किया उन्होंने, बहुत सफ़र कर रहे हैं अभी भी। अ, अनीसा जी मैंने
काफ़ी आपके पोस्ट्स में भी देखा है। हुँ, अब आपने आपने बहुत हिम्मत जुटाई, जी, बहुत करेज लेके आए आप अपने अंदर, जी, जो कि आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है ये, जी, ठीक है? और लाइफ में कमबैक कैसे करते हैं, कैसे मुश्किलों से जूझ के कैसे वापस उठा जाता है, जी, ये चीज़ आपने आपने बहुत बखूबी आपने दिखाया लोगों को, जी, है ना? जी, तो आपकी जर्नी उसके बाद एक अलग पड़ाव पे, मतलब आपने एक अलग तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर भी, जी, है ना? तो बिल्कुल। आप थोड़ा और बताना चाहेंगे उसके बारे में? और मैंने देखा है आपको रिसेंटली आपको एक्नॉलेज किया गया था जी, अपने स्टेट से, जी, अवार्ड्स दिए गए हैं। तो जी। आप उसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी अब कैसे चेंज हुई है? मतलब कैसे इन अ पॉजिटिव वे आपने फिर कैसे उस चीज़ को कमबैक किया है? जी, मुझे लगता है इंसान को सब अपने आप तक है। मतलब मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में थी जब मैं हॉस्पिटल में थी, मतलब मुझे लगता था कि सब ख़त्म हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर मतलब चलने की सूरत में भी नहीं थी, मैं चल भी नहीं पाती थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगी, मतलब जो सिचुएशन मेरी थी, मतलब आँखों की रोशनी वो भी नहीं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने अंदर वो मोटिवेशन लाया कि नहीं, मुझे करना है। जिस इंसान ने मतलब मेरी पूरी लाइफ़ ख़राब की, उसको मैं जी कर दिखाऊँगी कि नहीं, आपने बस मेरे चेहरे पे एसिड फेंका, लेकिन मेरे अंदर जो हिम्मत और हौसला है वो बरकरार है। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर एक हिम्मत आई। मैंने बोला नहीं, कि मुझे फ़ेस करना है, मुझे दुनिया को फिर से फ़ेस करना है। और अनीसा जी, बात हो ही रही है तो इस बारे में भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अ, जिसने ये किया, ठीक है, जी, अभी वो सलाखों के पीछे हैं, जी, तो मतलब उनको मतलब ये वर्डिक्ट सुना दिया गया है कि मतलब उन्हें 10 इयर्स की सज़ा दी गई है। जी। पर क्या आपको लगता है कि ये मतलब इनफ है, जो सज़ा उसे दी गई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी है? मुझे नहीं लगता काफ़ी है, कैसे काफ़ी है? उसने मेरी पूरी लाइफ़ ख़राब की। मतलब ऐसे ये तो काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है ऐसे इंसानों के साथ वैसा ही करना चाहिए। उसने अगर मुझ पे एसिड फेंका तो उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए, ताकि जो पेन मैंने बर्दाश्त की, जो पेन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ताकि उसको भी पता चले कि क्या कैसे होता है। तो जैसे उनको सज़ा सुनाई गई, जी। तो क्या उनकी फैमिली ने आपको कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल, बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, इवन घर भी आए थे। मेरी अच्छा। फैमिली से, हाँ, मेरी चाचू, उनके साथ भी बात की थी, लेकिन तो मेरा बस एक ही जवाब था तब भी कि हाँ, अभी उनकी बेटे की सज़ा हो गई तो वो इसलिए आ रहे हैं ना, कि ताकि उनकी बेटे की रिहाई हो जाए। लेकिन आना तो तब था जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब तो नहीं आए, जब उनकी बेटे की सज़ा हो गई तब वो मेरे घर आके आए। अच्छा, तो जब आप हॉस्पिटल में थे तब जी, नहीं आए। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर और बाद में क्या उन लोगों ने बोला कि अच्छा हमारे बेटे से शादी उम, कर लो। अच्छा उन्होंने ये तक बोला हाँ, हाँ, उन्होंने ये होने के बाद? जी, जी, जी। हाँ, आप हमारे बेटे से शादी कर लो, आपका जो भी खर्चा आएगा हम उठाएँगे। तो मेरा तो बस एक ही सवाल था कि जब खर्चा उठाना ही था तो तब उठाते ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी, जी। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे पास कुछ 2-2 लाख की सर्जरी, 3-3 लाख की तब कहाँ थे वो? तो और तब जब उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया अभी कुछ तक? भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते हैं, बिल ऐसा? बिल्कुल, यही इन्वेस्टिगेशन में आया कि उनके पास कुछ है नहीं और वो कुछ दे भी नहीं सकते। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग-अलग नहीं हुई? एक तरफ उन्होंने बोला कि जैसे वर्डिक्ट आया, तो जी, ऐसा सामने आया कि उनके पास कुछ है नहीं, वो मदद नहीं कर सकते, कुछ जी, नहीं कर सकते। जी, और एक तरफ उसकी फैमिली आपके पास आके कह रही है कि हम हमारे बेटे से वापस शादी कर लीजिए, हुँ, हम खर्चा उठा लेंगे। जी। तो सीधी-सी बात है ना, अगर उनको खर्चा उठाना ही था तो वो तो तब उठाते जब मैं हॉस्पिटल में थी। अभी तो जब उनकी बेटी की सज़ा हो गई तब जाके वो ये बात बता रहे, उससे पहले तो नहीं बता रहे थे ना। जब उनको पता चली कि हाँ, हमारे बेटी की लाइफ़ इम्प्रिज़मेंट हुई तब जाके वो ये बता रहे कि हाँ, चलो आप इसके साथ शादी कर लो, हम आपका खर्चा उठाएँगे। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, जब उठाना था वो तो हॉस्पिटल में जब मैं थी तब तो उठाना था। जी, बट ये भी आपने बताया जैसे कि अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में गया था, जी, तो ऐसा सामने आया था कि उनके पास एज़ सच कुछ है नहीं।
जी, जो जो खर्चा उठा पाएँ। जी। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे जी, आप? जैसे सुनने में आया कि बता रहे कि मतलब जो लड़का है उनके नाम पे कुछ नहीं है और जो उनकी फैमिली है उनके पापा के नाम पे है। लेकिन जो जज साहब ने उनको पेनल्टी बोले वो तो उनको देनी ही देनी है, क्योंकि जो मुझे खर्चा आ रहा है, जो मैं मतलब जितना मेरे ट्रीटमेंट में लग रहा है अभी वो तो उनको करना ही है ना, तो अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कुछ किया? भी नहीं। जी। तो अनीसा जी फिर मतलब ये स्टेटमेंट्स वही मैं आपको बोल रहा था ना, जैसे कि काफ़ी अलग-अलग स्टेटमेंट हो गई, जी, है ना? जी। तो आई थिंक कि कुछ करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ और एक्शन लेना चाहिए या आगे मतलब इस चीज़ को और जल्दी इस चीज़ को प्रोसेस करना चाहिए? तो अभी क्या सिचुएशन है आपकी फ़ाइल की? मतलब वर्डिक्ट आपका सुना दिया गया, उसे जी, लाइफ़ इन इम्प्रिज़नमेंट हो गई। जी। तो आगे अभी मतलब क्या चीज़ पेंडिंग है आपके केस में? जी, अभी तो वही देखा जा रहा है कि जैसे पेनल्टी रखी है जजमेंट, जब मेरी जजमेंट आई तो उसमें उन्होंने 40 लाख रखा है पेनल्टी। लेकिन वही इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उनको वो जो 40 लाख रखे हैं जज साहब ने वो उनको देने हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनके नाम पे मतलब उसके नाम पे, लड़के के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा। जी। तो अनीसा जी अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा एज़ एज़ एन एसिड अटैक सर्वाइवर यू योरसेल्फ आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बहुत से लोग ऐसे हैं स्पेशली हमारे देश में देखा गया है, एसिड अटैक के जो केसेज़ हैं हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, आपने ये देखा है कि एसिड बेचना इल्लीगल है, जी, उसके बावजूद हर साल केसेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं जी, और काफ़ी लोग इस चीज़ का शिकार बनते हैं। जी, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति से गुज़रते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन से जाते हैं, जी। मेंटली, फिज़िकली। आप आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे उनको? जी, मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि एसिड बैन होना चाहिए। ऐसे एसिड नहीं मिलना चाहिए, आसानी से एसिड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एसिड ऐसे आसानी से मिलता है तो एक इंसान की पूरी लाइफ़ ख़राब, ₹20 का एसिड एक इंसान को पूरी लाइफ़ बर्बाद करता है। तो मैं चाहती हूँ कि एसिड बैन होना चाहिए, ऐसे नहीं मिलना चाहिए किसी को। और आप कुछ मैसेज सर्वाइवर्स के लिए बताना चाहेंगे, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं कि वो अपनी हिम्मत ना हारें? जी, आपने जब आपके साथ ऐसा हुआ था, जी, आपको भी ऐसा लगा था कि आपकी पूरी लाइफ़ उस टाइम पे ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल। पर आप वहाँ से वापस आए उठ के जी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जज़्बा लेके आए आप जी, वापस। जी। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, उनके लिए बोलना चाहेंगे कुछ? जी, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, जो भी एसिड सर्वाइवर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ ऐसा गलत किया जाता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें गिव अप नहीं करना है। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज आएँगे, जिनको हमें एक्सेप्ट करना है और आखिर में हमारी ही जीत होगी। अनीसा जी और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपकी लाइफ़ कैसी है कश्मीर में? क्या क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ़ में? आहिस्ता-आहिस्ता मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि फिर से जो 3 साल मतलब 3 साल पहले मेरे सपने टूट गए थे, वो फिर से सपने मैं देख रही हूँ और मैं फिर से उनको आहिस्ता-आहिस्ता पूरे कर रही हूँ। जैसे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती थी, तो अभी भी मैं अब वैसे ही सपने फिर से देख रही हूँ, वैसे ही अपनी फैमिली के साथ फिर से जाने लगी हूँ। तो पहले आप जब जॉब करते थे आप मतलब किस किस तरीके की आपकी जॉब होती थी? थोड़ा और बताएँगे अपनी लाइफ़ के बारे में? जी, मैं जो जॉब करती थी वो मैं गैस एजेंसी में काम करती थी एज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे वहाँ की जो मेरी टाइमिंग होती थी वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक ही होती थी। तो उसके बाद जो मेरा बाकी का टाइम बचता था वो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती थी। अच्छा। जी, चलिए सबसे पहले तो अनीसा जी थैंक यू सो मच जी, आने के लिए यहाँ पे आज। जी, एंड मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊँगा कि अनीसा जी स्पेशली कश्मीर से आई हैं, श्रीनगर से आई हैं यहाँ पे। एंड आप कुछ मैसेज बोलना चाहेंगे कश्मीर की जी। गवर्नमेंट के लिए या उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी? आप कुछ जी, बोलना चाहेंगे जी, आगे? मैं उन लोगों की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जिन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। बहुत ही मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, मेरी बहुत हेल्प की उन और सबसे बड़ी बात उनकी दुआएँ मेरे साथ रही। और मैं गवर्नमेंट को बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए मतलब ऐसा कोई रोज़गार होना चाहिए ताकि मैं आगे जाके किसी पे डिपेंड ना रह सकूँ।
बिल्कुल अनीसा जी। जी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज के एपिसोड के बाद भी, और वैसे भी काफ़ी लोग आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते होंगे, जी, है ना? जी, जिस तरीके का आपका जज़्बा है, जी, एंड हम सब उसको सैल्यूट करते हैं। हम यही प्रे करेंगे कि आपकी लाइफ़ और ज़्यादा बेहतर होती रहे और जी, आप और आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ़ में। इंशाल्लाह। एंड इसी के साथ हम आपको बहुत सारी दुआएँ देके थैंक हम यू ये सो मच। एपिसोड एंड करेंगे आज का। जी, थैंक यू सो मच अनीसा जी अगेन यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपका भी आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उसके नहीं, लिए बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ये हमारा ऑनर था जी, आपको यहाँ पे लाना। एंड इसी के साथ गाइज़ हम एंड करेंगे आज का एपिसोड। अगर कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं, कोई भी सजेशंस हो हमारे अगले एपिसोड के लिए, और इस एपिसोड में भी आपको जो भी चीज़ें, जो भी बातें बहुत अच्छी लगी हों, आप कमेंट सेक्शन में वो बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड हम सारे कमेंट्स आपके देखते हैं एंड बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। एंड इसी के साथ हम आज का एपिसोड एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।